रख हौसला वो मंजर भी आएगा, परीक्षार्थी के पास चलकर जीके टॉप मास्टर भी आएगा। तू थक हार कर ना बैठ, ए बोर्ड से लड़ने वाले मुसाफिर, नंबर भी मिलेगा और मिलने का मजा भी आएगा। स्वागत करते हैं दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए इतिहास का, हिस्ट्री का, ठीक है, मॉडल पेपर 2025 सेट 1 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का दोस्तों हम लोग जो फुल सॉल्यूशन को जो दोस्तों आपका बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए जेक बोर्ड ऑफिशियली रेडी किया गया है। ठीक है, तो आप लोग दोस्तों वीडियो को फाइनली पूरा अंत तक देखिएगा। एग्जाम में दोस्तों आप लोगों का अच्छा नंबर आए, मैं आपका लिए कामना करता हूं। आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा अंत तक देखिए। चलिए फाइनली वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार से मॉडल पेपर आपका आया है। क्या हम लोग देखने वाले हैं? सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। जी हाँ सर जी, हम लोग क्या देखने वाले हैं? सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों 31 से लेकर 52 तक का प्रश्न रहेगा, जिसमें से आपको हर एक प्रश्न का नहीं बल्कि इसमें आपको अति लघु तरीय में 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा है, लघु तरीय में 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा है, दीर्घ तरीय में 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा है, यानी कि 6 क्वेश्चन आपका एक्स्ट्रा है और 6 क्वेश्चन आपको नहीं बनाना है। ठीक है, चलिए मैं आपको दिखाऊंगा क्या क्या बनाना है, क्या क्या नहीं बनाना है। आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए, सपोर्ट कीजिएगा जरूर। हिस्ट्री सब्जेक्टिव मॉडल पेपर 2025 अति लघुतरीय प्रश्न जो कि 12 नंबर का रहने वाला है। ठीक है, 31 नंबर, हड़प्पा सभ्यता कहां कहां विकसित हुई थी। दोस्तों क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता कहां कहां विकसित हुई थी। क्या आपको पता है? नहीं पता है तो जान लीजिए, उत्तर में लिखा गया है हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता भारत और पाकिस्तान में मुख्य रूप से विकसित हुई थी। इसके अलावा यह अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों में क्या थी? फैले हुई थी। ऐसे आंसर को लिखिएगा। ठीक है, क्या लिखना है? ऐसे आंसर को लिखना, तब कितना मिलेगा? 2 नंबर। ठीक है, चलिए इसका दोस्तों 32 नंबर का आता है शाक संवत का आरंभ किसने किया। ठीक है, शक संवत का जो आरंभ है कौन किया था, तो लिखिएगा कि शक संवत की शुरुआत, ठीक है, कृषाण वंश के राजा कनिष्क ने कितना में? 18वीं ईस्वी में की थी। ठीक है, यहां पर इस प्रकार से आंसर को क्या करना है? लिखना है। तब मिलेगा कितना नंबर? 2 नंबर। 33 नंबर, ठीक है, नट्य शास्त्री के लेखक का नाम क्या है? ठीक है, नट्य शास्त्री के जो लेखक है इसका नाम में क्या है? लिखना है कि नट्य शास्त्री के लेखक ऋषि भारत को क्या क्या है? माना जाता है, ऋषि भारत को माना जाता है। 34 नंबर क्वेश्चन, सांची के स्तूप की खोज किसने की? काफी वायरल क्वेश्चन से एग्जाम में पूछा जाता है। तो सांची के स्तूप दोस्तों ब्रिटिश अफसर जनरल हेनरी टेलर ने साल 1818 में क्या क्या था? किया था। ठीक है, 35 नंबर, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर पुस्तक की रचना किसने की? ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, ठीक है, पुस्तक की रचना कौन किया है? खाली आपको क्या करना है? नाम लिखना है। तो ट्रेवल्स इन द मुगल, ठीक है, एम्पायर फ्रेंकोइक बर्नियार द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? फ्रेंकोइक बर्नियार द्वारा। इस प्रकार से आंसर को लिखिएगा। ठीक है, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, एग्जाम का तैयारी बेहतरीन से इस चैनल पर कराया जाएगा। 36 नंबर, सर्वप्रथम भक्ति आंदोलन को शुरू करने वाले कौन थे? सबसे पहले दोस्तों भक्ति आंदोलन को शुरू कौन किया था? लिखिएगा कि भक्ति आंदोलन सर्वप्रथम रामानुज द्वारा आयोजित किया गया था। 17वीं शताब्दी से भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत में, ठीक है, धर्म के पूर्ण स्थान के रूप में क्या किया गया? शुरू किया गया था। ठीक है, इस प्रकार से लिख लीजिएगा आंसर को। 37 नंबर देखिए, कहता है कि बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? ठीक है, बहमनी जो राजा था इसका राजधानी कहाँ था? ठीक है, तो बहमनी जो राज्य की राजधानी है, ठीक है, 1347 से लेकर, ठीक है, 1425 के बीच, ठीक है, हसनाबाद थी, जिसे अब गुलबर्गा और फिर मोहम्मद, ठीक है, मोहम्मदाबाद, जिसे बाद अब जो है बीदर के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से इसका आंसर को आपको लिखना है। 38 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, भारत के अंतिम वायसराय कौन था? तो भारत का जो अंतिम वायसराय था लॉर्ड लुइस माउंटेन, ठीक है, माउंटबेटन था। इस प्रकार से आंसर को लिखना है। आगे बढ़ते हैं लघु उत्तरीय क्वेश्चंस की ओर। ठीक है, आपको एग्जाम के लिए बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। और एक और जरूरी बात दोस्तों, बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए सबसे बेहतरीन गेस्ट पेपर आ चुका है। ठीक है, आप लोग स्क्रीन पर फोटो देख सकते हैं, जिसमें दोस्तों आप लोग 95% नंबर एग्जाम में आप लोग आराम से ला सकते हैं। अगर दोस्तों किसी को ये गेस्ट पेपर चाहिए तो आप लोगों को दोस्तों ये गेस्ट पेपर 99 रुपये में दिया जा रहा है, जो कि चीपेस्ट प्राइस में
बेस्ट क्वालिटी दिया जाए। ठीक है, किसी को ये दोस्तों गैस पेपर लेना है तो इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं, फिर पेमेंट कर लीजिएगा क्यूआर कोड पे और ऑनलाइन आपको जो गैस पेपर दे दिया जाएगा। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन, इसमें दोस्तों आपको लघुत्तरीय है क्वेश्चन है, जिसमें टोटल 8 गो क्वेश्चन है, 6 गो का जवाब देना है, 18 नंबर का ये क्वेश्चन रहेगा। कहता है अस्थाई बंदोबस्त से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। ठीक है, तो लिखना है कि अस्थाई बंदोबस्त की मुख्य विशेषताएं थी जमींदारों या भूमि के मालिक को मान्यता था, ठीक है, मान्यता दी गई, उन्हें अपने अधीन भूमि के उत्तराधिकारी के वंशानुगत अधिकार दिए गए, जमींदार द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि तय की गई। इस प्रकार से आंसर को क्या करना है, लिखना है। इसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन है खिलाफत आंदोलन से आप क्या समझते हैं। तो खिलाफत आंदोलन दोस्तों 1919 से लेकर 1922 तक ब्रिटिश भारत में भारतीय, ठीक है, मुसलमानों द्वारा क्या किया गया, चलाया गया एक राजनीतिक अभियान था। इसका उद्देश्य तुर्की के प्रति ब्रिटिश नीतियों और प्रथम विश्व युद्ध के बाद, ठीक है, ओटोमन साम्राज्य के विघटन का विरोध करना था। इस आंदोलन का उद्देश्य तुर्की की, ठीक है, शिकायतों को दूर करना और हिंदू मुस्लिम एकता को क्या करना, बढ़ावा देना। मतलब कि ये जो आपका खिलाफत जो आंदोलन था, इसमें जो इसका जो मेन जो उद्देश्य था, जो भी हिंदू और मुस्लिम जो भाई है, ठीक है, इसको एकजुट करना है, एकता करना है, इस प्रकार से। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं 41 नंबर, अभिलेख से आप क्या समझते हैं, इसका महत्व क्या है। तो देखे होंगे कि पहले के जो राजा था वो अभिलेख पर अपना जो भी चीज है, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज वो लिखता था और बाद में उसको जो है दीवार पे साट दिया जाता था। ठीक है, जो कि पत्थरी जिसको हम लोग बोल सकते हैं। तो कहता कि अभिलेख से आप क्या समझते हैं, इसका क्या महत्व है। तो अभिलेख का मतलब है किसी खास मकसद से लिखे गए लेख। ठीक है, अभिलेख का महत्व इस वजह से है जो वे प्राचीन इतिहास राजवंशों के बारे में जानकारी देते हैं। अभिलेख से जुड़ी कुछ खास बातें, अभिलेखों को मुख्य मकसद किसी घटना या कृति का स्थान रूप से दर्ज करना होता। देखिए अभी भी देखिए तो बहुत सारे प्राचीन जगहों पे, ठीक है, पुराने जगह पे आपको अभिलेख दिखेगा। अभिलेख पत्थर होता है, ठीक है, पत्थर कुछ लिखा हुआ राजा के द्वारा, ठीक है, उसी को हम लोग अभिलेख कहते हैं। जैसे कि अशोक के अभिलेख को सबसे पहले कौन पढ़ा था, तो जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा था। ऐसे होता है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं 42 नंबर, कृषि उत्पादन में महिलाओं की भूमिका का वर्णन करें। यानी कि जो भी कृषि उत्पादन होता है इसमें महिलाएं किस प्रकार से अपना योगदान निभाती है, ये आपको लिखना है। तो कृषि उत्पादन में महिलाओं की भूमिका अहम है। दुनिया भर में कृषि कार्यबल का 40% हिस्सा महिलाएं हैं। ठीक है, भारत में भी कृषि क्षेत्र में महिलाओं का योगदान क्या है, महत्वपूर्ण है। पहला नंबर, भारत में कृषि श्रम शक्ति में 33% और स्वरोजगार वाले किसानों में 48% क्या है, तो महिलाएं हैं। ठीक है, भारत में उत्पादित होने वाले 60 से 80% खाद्यान्न का श्रेय क्या है, तो ग्रामीण महिलाओं के प्रयासों को क्या किया जाता है, तो दिया जाता है। ऐसे आंसर को दोस्तों लिखेगा तो आपका एग्जामिनर कभी भी नंबर नहीं काटेगा। ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रमुख समितियों का वर्णन करें। संविधान सभा का जो प्रमुख समितियां हैं इसका क्या करना है, आपको वर्णन करना है। लिखना है डॉक्टर भीमराव, ठीक है, रामजी अम्बेडकर की अध्यक्षता वाली यह समिति संविधान सभा की सबसे अहम समिति थी। इस समिति ने ही संविधान का प्रारूप तैयार किया था, जिसमें 4 नवंबर 1948 को डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान सभा में संविधान का, ठीक है, मसौदा क्या किया तो पेश किया था। ऐसे आंसर को लिखिएगा, कभी भी एग्जामिनर नंबर नहीं काटेगा। संविधान सभा का प्रमुख समितियां यही था कि जो 4 नवंबर, ठीक है, 1948 को जो डॉक्टर अंबेडकर था इसके द्वारा संविधान में जो भी मसौदा है इसको क्या किया गया तो पेश किया गया, शामिल किया गया था। ठीक है, 44 नंबर, किताब उल हिंद पर एक लेख लिखे। सबसे पहले आप लोग नीचे कमेंट करिए कि किताब उल हिंद नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित है। ठीक है, यहां लिखना है आंसर में किताब उल हिंद अरब में लिखी गई, ठीक है, अल-बुरूनी की एक कृति, यानी कि अल-बुरूनी ने इसको लिखा था एकाकी, ठीक है, इसलिए इसकी जो भाषा जो है सरल और स्पष्ट है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जिसमें धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, रीति रिवाज तथा, ठीक है, प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तौल तथा माप विधियां, जिसमें मूर्ति कला, कानून, माप तंत्र, विज्ञान आदि विषयों का क्या है तो विश्लेषण किया गया है। तो यहाँ पर किताब उल हिंद अल-बुरूनी के द्वारा लिखा गया है, जो कि अरबी भाषा में लिखा है, जो कि सरल और स्पष्ट है। इस प्रकार से लिखिएगा। ठीक है, महाभारत के महत्व पर प्रकाश डालिए। ठीक है दोस्तों, महाभारत का युद्ध टोटल कितनों दिनों तक चला था, ये आप लोग नीचे कमेंट करके इसका आंसर को जरूर बताइएगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो महाभारत का मुख्य उद्देश्य अपने, ठीक है, पाठकों को विभिन्न
प्रकार की परिस्थितियों में शासकों से लेकर आम लोगों तक था। शांति युद्ध, समृद्ध आपदा के समय तथा मौज के, ठीक है, आध्यात्मिक साधकों के लिए धर्म के उचित मार्ग के बारे में क्या करता है, तो शिक्षा देता है। ठीक है, चलिए 46 में देखिए क्या बोलता है, आम लोग विभाजन की किस तरह देखते थे। आम लोग जो विभाजन की किस तरह जो है देखते थे, ठीक है, विभाजन को किस तरह से देखते थे। तो आम लोग भारत के विभाजन को अलग अलग तरह से क्या करते थे, सोचते थे, समझते थे, देखते थे। पहला, आम लोग विभाजन को अल्पकालिक समस्या मानते थे। उसका मानना था कि यह थोड़ा समय का जुनून है और सब शांत हो जाएगा। तो लोग अपने, ठीक है, घरों का क्या करता था, वापस लौट जाते थे, जो कि विभाजन होते समय। कुछ लोगों को मानना था कि विभाजन किसी क्षेत्र या संपत्ति का विभाजन नहीं बल्कि एक क्या है, महाविनाश है। ठीक है, यह संपत्ति का या फिर क्षेत्र का क्या है, तो ये विभाजन नहीं बल्कि एक महाविनाश है। ये कुछ अपने मन से वो लोग सोचते थे। इसके बाद आप लोग देखिए तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोस्तों, जिसमें से आपको 20 नंबर का आंसर यहाँ पर जवाब देना है। ठीक है, यानी कि 20 नंबर यहाँ पर मिलेगा, 4 प्रश्नों का जवाब दीजिएगा। इसमें दोस्तों इब्न बतूता द्वारा वर्णित, ठीक है, डाक व्यवस्था का वर्णन कीजिए। इब्न बतूता के द्वारा जो भी डाक व्यवस्था का वर्णन करना है आपको, जो कि आंसर में लिखा गया। तो इब्न बतूता ने दोस्तों भारत में प्रचलित डाक व्यवस्था के बारे में अपना यात्रा वृत्तांत रेहला में बताया था। ठीक है, रेहला नामक पुस्तक में। इब्न बतूता के मुताबिक भारत में डाक व्यवस्था 2 तरह की थी, जो कि आपको लिखा हुआ है यहाँ पर देखिएगा। पहला, घोड़ा डाक, जिसमें से जिसे उल्लुक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उल्लुक से नाम से भी जाना जाता है, या सहारी, ठीक है, शाही घोड़ा द्वारा चलाया जाता है और हर 4 मील की दूरी पर तैनात होते हैं। क्या होता है, तो घोड़ा डाक हर 4 मील की दूरी पर क्या होता है, तैनात होता है। पैदल डाक, जिसमें दोस्तों हर मील पर 3 स्टेशन होते हैं। 1/3 मील का नाम दवा होता है और पैदल डाकिया एक हाथ में बजने वाला जो है घंटी ले जाता है। ऐसे आंसर को लिख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन करता है, अकबर की धार्मिक नीति का वर्णन करें। अकबर का जो धार्मिक नीति है इसके बारे में आपको बताना है। तो अकबर की धार्मिक नीति के बारे में कुछ जो बातें हैं वो खास है। पहला, अकबर ने सभी धर्मों के, ठीक है, प्रति उदारता दिखाई और उन्हें समानता का दर्जा दिया। उन्होंने हिंदुओं पर क्या किया, जजिया कर को भी हटा दिया था। कौन, अकबर। ठीक है, जजिया कर को भी हटाया था। अकबर ने गैर मुसलमानों को धार्मिक स्वतंत्रता दी थी। जो भी गैर मुसलमान है, ठीक है, इसको स्वतंत्रता दिया था। अकबर ने धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए क्या क्या सख्त नियम बनाया था। अकबर ने योग्यता के आधार पर पर्दों का, ठीक है, पादों का जो है नियुक्ति किया है, इस प्रकार से। और 5वां नंबर लिखिएगा कि अकबर ने हिंदू और मुसलमानों के बीच संस्कृति मतभेदों को दूर करने के लिए, ठीक है, इबादत खाने का निर्माण किया। और अकबर कैसा आदमी था ये आपको पता है। ठीक है, चलिए 49 नंबर दोस्तों क्वेश्चन करता है, मगध साम्राज्य का शक्तिशाली होने का क्या कारण था। जो मगध साम्राज्य है ये शक्तिशाली क्यों था, आखिर इसका जो कारण क्या है, क्या रीजन था। मगध साम्राज्य के शक्तिशाली होने के जो कारण हैं जिनमें से कुछ ही ये हैं, जैसे कि पहला, भौगोलिक स्थिति। मगध गंगा, घाघरा, कोसी, गंडक और सोन जैसी, ठीक है, 12मासी नदियों के किनारे बसा है। ठीक है, कौन, तो मगध साम्राज्य, जो कि 12 मास जो कि ये नदियां बहते रहती है। इन नदियों से लाई गई जो गाद यहाँ की जो मिट्टी है बहुत उपजाऊ होती है। वहां से जो भी गाद या मट्टी लाया जाता है वहां का जो है बहुत ज्यादा उपजाऊ होता है। ठीक है, फिर आपका हो जाएगा यहाँ पर प्रशासन। मगध में कुशल प्रशासन की व्यवस्था थी, जिसमें से अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई और, ठीक है, कराधान प्रभावी हुआ। ठीक है, इस प्रकार से लिखना है। इसके बाद दोस्तों सैन्य, तो मगध के जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर और उन्हें, ठीक है, प्रशिक्षित करके सेना में लगाया गया था। मगध सम्राटों के पास एक शक्तिशाली सेना थी जो युद्ध के मैदान पर उन्नत मशीनरी और हाथियों का क्या क्या इस्तेमाल किया था। तो इस प्रकार से सैन्य में वो क्या था, आगे था। आर्थिक में देखिएगा तो मगध में लोहा और तांबे के बड़े भंडार थे। इससे मगध साम्राज्य की आर्थिक वृद्धि हुई। मतलब कि वहां पर सबसे ज्यादा मगध में क्या था, लोहा था और तांबा था, जिससे उसका आर्थिक जो है मजबूती मिली। ठीक है, इसके बाद आप लोग देखिएगा शासक, तो बिम्बार, ठीक है, बिम्बिसार, अजात शत्रु, ठीक है, इसके बाद जैसे सक्षम नेतृत्व ने मगध की शक्तिशाली बनाया। तो यहाँ पर शासक भी वहां से खतरनाक था। इसका 250 नंबर क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की कुछ विशेषताएं का वर्णन कीजिए। मोहनजोदड़ो के बारे में आपको जो है क्या लिखना है, विशेषताएं लिखनी है। तो मोहनजोदड़ो की सबसे उल्लेखनीय विशेषताएं में से एक है ग्रेट बाथ। क्या है, ग्रेट बाथ। ठीक है, एक बड़ा सार्वजनिक जल टैंक जो शहर के सामाजिक और धार्मिक जीवन का अभिन्न अंग है।
ग्रेट बाथ की, ठीक है, को जलरोधी ईंटों से बनाया गया था। इससे पानी तक जो है इसमें, ठीक है, पानी तक जाने के लिए सीढ़ियां थी, ठीक है। इस पर आपको लिखना, माना जाता है कि इसका उपयोग अनुष्ठानिक स्नान और शुद्धिकरण समारोह के लिए क्या किया जाता है, तो किया जाता है। तो मोहनजोदड़ो के यहाँ जो विशेषता था, क्या था, सबसे अच्छा था एक ग्रेट बाथ, ठीक है, ग्रेट बाथ मतलब नहाना। इसके बाद 51 नंबर, 1857 के विद्रोह की विफलता के कारण का उल्लेख कीजिए, ठीक है। तो देखिए लिखना है 1857 के विद्रोह की विफलता के कई कारण थे, जिनमें से कुछ ये रहे। पहला, विद्रोह दक्षिण भारत में नहीं फैला, इसलिए इसमें, ठीक है, अखिल भारतीय लक्षण नहीं था, ठीक है। क्या था, अखिल भारतीय लक्षण नहीं था, क्योंकि ये दक्षिण भारत तक नहीं फैला था, और भारत जो है दक्षिण भारत में आता है, ठीक है। और ज़्यादातर शासक और जमींदार ब्रिटिश शासक से क्या था, डरा हुआ था, इसलिए उन्होंने विद्रोह में हिस्सा नहीं लिया था। बाकी आप लोग देखिए तो लिखा गया है, विद्रोही के पास बेहतर सैन्य क्या था, तो उपकरण नहीं थे। विद्रोही के पास कुछ जो है, ठीक है, कुशल नेतृत्व का अभाव था। विद्रोही के पास एकीकृत योजना और विचारधारा का अभाव था। अंग्रेजों के पास सेना और सामग्री दोनों के मामलों में पर्याप्त संसाधन था। तो इस प्रकार से जो 1857 का जो क्रांति हुआ था, इसमें विफलता हुआ था विद्रोह के कारण, ठीक है, क्योंकि हर एक चीज वहां पर नहीं था जो कि होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों ये 52 नंबर का अंतिम क्वेश्चन से फिर से बोल रहे हैं कि किसी को गेस्ट पेपर चाहिए दोस्तों, तो आप लोगों को गेस्ट पेपर मिल सकता है। इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप कर दीजिएगा, ठीक है, 99 रुपये पे कर लीजिएगा और गेस्ट पेपर आपको व्हाट्सअप पर दे दिया जाएगा। असहयोग आंदोलन के बारे में आप क्या जानते हैं, वर्णन करें, ठीक है। तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1921 में पंजाब और तुर्की के साथ हुए, ठीक है, अन्यायों का प्रतिकार और राजस्व की प्राप्ति के उद्देश्य से असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ, जिसके कारण निम्नलिखित है। जैसे कि पहला, ठीक है, खिलाफत का मुद्दा, पंजाब में सरकार की बर्बर कार्रवाई के विरोध, न्याय प्राप्त करना और अंततः स्वराज की प्राप्ति करना। इस आंदोलन के परिणाम निम्नलिखित है। परिणाम आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, ये आपसे भी कहा, ठीक है, क्या था, तो यहाँ पर इसका जो है कारण था, और यहाँ पर जो परिणाम, तो जनता का अपार सहयोग मिला, ठीक है। देश की शिक्षण संस्था लगभग बंद हो गई थी, यानी कि यहाँ पर ही पढ़ना लिखना सब लोग बंद कर दिया था, अंग्रेज का सामान यूज करना सब लोग बंद कर दिया था, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा के एक नए कार्यक्रम की शुरुआत की गई, इसलिए सिलसिले में काशी विद्यापीठ और, ठीक है, जामिया मिलिया जैसी संस्थाओं की स्थापना हुई। कितने लोगों ने सरकारी नौकरियां छोड़ दी, विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई, यानी कि आग लगा दिया उसमें। और इस आंदोलन में हिंदू और मुसलमान दोनों में एक, ठीक है, होकर भाग लिया। तो ये इस प्रकार से असहयोग आंदोलन में जो है इसका वर्णन किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सारा जानकारी आपको समझा दिया। कोई दिक्कत है आप लोग नीचे कमेंट कीजिए, किसी को गेस्ट पेपर चाहिए तो आप लोग जाइए इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए। मैं मिलता हूँ किसी और भी नई वीडियो में।